अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा लेक्चर है हेयरिंग एड कंपोनेंट्स। हेयरिंग एड कंपोनेंट्स बेसिकली वो पार्ट्स हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं या वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो कंबाइन होके असेंबल होके एक हेयरिंग एड को शेप देते हैं। ठीक है, इस लेक्चर में हम हेयरिंग एड के बेसिक कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे जो बहुत एनालॉग हेयरिंग एड में भी यूज़ होते हैं और डिजिटल हेयरिंग एड में भी यूज़ होते हैं। मतलब ये बेसिक है, दोनों में म्यूचुअल कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, इसके हम इन थोड़ा सा डीपली जाके देखेंगे कि ये है कौन से और ये फंक्शन किस तरह करते हैं। तो कंपोनेंट्स को डिस्कस करने से पहले हमें आइडिया होना चाहिए बेसिकली कि एनालॉग एंड डिजिटल हेयरिंग एड्स हैं क्या। ठीक है, एनालॉग हेयरिंग एड्स वो हेयरिंग एड्स हैं जो इन्वायरमेंट से जो भी साउंड है वो सारे साउंड्स पिक करके सारे साउंड्स को एम्पलीफाई करता है। ठीक है, इसका काम एम्पलीफिकेशन है। सारे हेयरिंग एड्स का काम एम्पलीफिकेशन है, लेकिन इसमें कोई और टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ होती। दे आर द सिंपलेस्ट ऑफ हेयरिंग एड्स। इसमें क्या होता है, बेसिकली माइक्रोफोन साउंड पिक करता है इन्वायरमेंट से, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वो फिर एम्पलीफायर में चला जाता है, वो एनर्जी एम्पलीफाई होता है, देन रिसीवर में जाता है, रिसीवर इसको वापस साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है और देन ऑल ऑफ द साउंड्स आर एम्पलीफाइड। ठीक है, ये एक सिंपल मैकेनिज़्म पर काम करता है जो कि सारे साउंड्स को एम्पलीफाई करता है। मतलब इसमें कोई नॉइज़ रिडक्शन या फिर कोई फ्रीक्वेंसी स्पेसिफिक कोई एम्पलीफिकेशन नहीं होती। इट्स जस्ट दैट इट लीनियरली एम्पलीफाइज ऑल द साउंड्स that microphone receives. उसके बाद है डिजिटल हेयरिंग एड। डिजिटल हेयरिंग एड लेटेस्ट वर्जन है हेयरिंग एड्स का। ये कम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, इन नेचर। ये इसमें जो मैकेनिज़्म होता है, जो वर्किंग मैकेनिज़्म होता है, वो कम्प्लेक्स होता है एनालॉग हेयरिंग एड के मुकाबले में। ये क्या करता है बेसिकली, जो माइक्रोफोन साउंड पिक करता है, एकूस्टिक वेव्स जो पिक करता है, उसको डिजिटाइज़ करता है थ्रू डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। डिजिटाइज़ करने का मतलब ये है कि उनको नंबर्स में चेंज करता है, बाइनरी डिजिट्स में 0101 इस तरह की कोडिंग होती है। ठीक है, डिजिटाइज़ करना, नंबर्स को डिजिटाइज़ करना मतलब नंबर्स को मैनिपुलेट करना। ठीक है, जब आप नंबर्स को मैनिपुलेट करते हैं, जब आपका नंबर्स पे ग्रिप होता है, तो आप यू कैन प्ले अराउंड दम। ठीक है, आप उनको उनमें मतलब जिस तरह की टेक्नोलॉजी चाहें आप उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। अब डिजिटल हेयरिंग एड्स इसी डिजिटाइज प्रोसेस, जो इसने साउंड को डिजिटाइज़ किया है, इसी की वजह से क्या करता है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को कंट्रोल करता है, डिफरेंट फीचर्स इसमें होते हैं, नॉइज़ रिड्यूस करता है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को डिफरेंट वेज में एम्पलीफाई करता है, किसी को मतलब नॉन लीनियरली इसमें एम्पलीफिकेशन होती है। हेयरिंग एड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हम डे वन से कहते आ रहे हैं। ठीक है, इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, बैटरी पावर्ड होते हैं। अब जब आप हेयरिंग एड के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो आप उन कंपोनेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट करके रेफ़र नहीं करते, आप उनको कहते हैं फंक्शनल बॉक्सेस। अब इन्हीं फंक्शनल बॉक्सेस की कॉम्बिनेशन या उनकी रिप्रेजेंटेशन या उनके मैकेनिज़म्स को समझने के लिए जो आपको ग्राफ्स दी जाएंगी या आपको जो इसकी केमिस्ट्री समझाई जाएगी, वो ब्लॉक डायग्राम्स के थ्रू समझा जाता है या ब्लॉक डायग्राम्स के थ्रू उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। ब्लॉक डायग्राम से हमें पता चलता है कि कौन से कंपोनेंट कहाँ पर प्लेस है, कौन कौन से फ़िल्टर्स उसमें यूज़ हुए हैं, इसका मैकेनिज़्म क्या है, ये एनालॉग है या ये डिजिटल है, या इसमें कितने चैनल्स हैं। ऑल इन ऑल मतलब कि एक हेयरिंग एड के वर्किंग मैकेनिज़्म। ठीक है, हेयरिंग एड के कंपोनेंट्स, कितने कंपोनेंट्स हैं, वो फंक्शन कैसे कर रहा है, वो कंपोनेंट्स कहाँ कहाँ पर प्लेस है, ये सारा कुछ हमें एक ब्लॉक डायग्राम को देख के पता चल जाता है। अब ये होता है कि अगर आप फील्ड में जाते हैं, पर्टिकुलरली हेयरिंग एड के फील्ड में, या लेबॉर्ट्रीज़ में जाते हैं, या जहाँ पर हेयरिंग एड्स की इंजीनियरिंग होती है, जहाँ पर हेयरिंग एड्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है, या आप कहीं पर समझने जाते हैं, क्लिनिकल साइट पे जाते हैं,
तो ऐसा नहीं होता कि आपको पूरा हेयरिंग एड खोल के दिखाते हैं कि ये देखें, ये माइक्रोफोन है, ये एम्पलीफायर है, ये रिसीवर है, या ये फ़िल्टर्स हैं, ये डैम्पर्स हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता। अब जहाँ पर भी आप जाएं ग्लोबली, हेयरिंग एड के मैकेनिज़्म थ्रू ब्लॉक डायग्राम समझी जाती हैं, ठीक है। ये एक चार्ट है, ठीक है, जिसमें हेयरिंग एड की ब्लॉक डायग्राम्स मेंशन हुई हैं। अब एक इसमें ड्रॉबैक ये है कि ये जो ब्लॉक डायग्राम्स है ना, ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये स्टैंडर्डाइज नहीं है, ठीक है। ये वेरी करते रहते हैं, ये चेंज होते रहते हैं। यहाँ पर कुछ मेंशन किए हुए हैं और इसके ऑल्टरनेटिव्स भी मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। लेकिन इसके और भी ऑल्टरनेटिव्स हैं इन ब्लॉक डायग्राम्स के, मतलब माइक्रोफोन, जैसे यहाँ पर माइक्रोफोन शो हुआ है, कहीं पर आपको कोई और शेप में माइक्रोफोन हो सकता है, मिल सकता है। जैसे कंप्रेसर है, कंप्रेसर आप देखें, दोनों दोनों ग्राफ्स में डिफरेंट है। तो इसका और भी ऑल्टरनेटिव्स हैं, ये स्टैंडर्ड नहीं है, कहने का मकसद है। लेकिन एक प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो मेंशन है ना, ये कंपोनेंट्स, ये ब्लॉक डायग्राम्स, ये काफ़ी हद तक कॉमन है, बल्कि मोस्ट कॉमन है। ये मोस्टली ये इन्हीं ब्लॉक डायग्राम्स, यही ब्लॉक डायग्राम्स यूज़ होती हैं हेयरिंग एड के कंपोनेंट के रिप्रेजेंटेशन के लिए। अब हम चलते हैं हेयरिंग एड के कंपोनेंट्स की तरफ। तो हेयरिंग एड का सबसे बेसिक कंपोनेंट है माइक्रोफोन। ये बेसिक कंपोनेंट भी है और ये सबसे पहला कंपोनेंट भी है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि माइक्रोफोन ही है जहाँ से हेयरिंग एड का एक्चुअल गेम स्टार्ट होता है। कैसे? सबसे पहले माइक्रोफोन क्या करता है, साउंड पिक करता है एंड देन उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। यही इसका फंक्शन इसको ट्रांसड्यूसर बनाता है, मतलब कि एनर्जी के एक पैटर्न को दूसरे एनर्जी पैटर्न में कन्वर्ट करना। दूसरा एक माइक्रोफोन के बारे में ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये एक लीनियर वे में काम करता है, एक लीनियर फैशन में काम करता है। इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा ये साउंड प्रेशर रिसीव करेगा, उतना ही ज़्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा। माइक्रोफोन का हमने डेफिनेशन देख लिया। हमने ये देखा कि ये ट्रांसड्यूसर है जो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, ये बेसिकली काम कैसे करता है, किस तरह ट्रांसड्यूसर है, कैसे साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। बिफोर दैट जो माइक्रोफोन यूज़ होता है हेयरिंग एड में, वो उसको कहते हैं इलेक्ट्रेट माइक्रोफोन। उसमें जो बेसिक इसके जो मटेरियल बना हुआ है वो इलेक्ट्रेट से बना हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रेट इज़ अ टेफ्लॉन मटेरियल, ठीक है। और ये 1980s में बना था और अब तक के जो हेयरिंग एड्स में यूज़ हो रहा है वो इलेक्ट्रेट ही यूज़ हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है आपको, आई नो, लेकिन मैं आपको इसका पूरा प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन समझाऊंगी, देन इट विल बी ईजी फॉर यू। ये डायग्राम है क्रॉस सेक्शनल माइक्रोफोन का, स्पेशली इलेक्ट्रेट माइक्रोफोन का, जो हम सारे हेयरिंग एड्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें इनलेट पोर्ट है, इनलेट पोर्ट से साउंड एंटर होता है माइक्रोफोन के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये डायफ्राम है ग्रीन कलर में, फ्री एलिमेंट है, थिन मेटल प्लेट है ये, ठीक है। उसके बाद बैक प्लेट्स हैं, बैक प्लेट के ऊपर देखें ब्लैक कलर में बोल्ड हुआ है, दिस इज़ इलेक्ट्रेट, ठीक है। इलेक्ट्रेट क्या है? ये नेगेटिवली चार्ज है, परमानेंट, एक्चुअली टेफ्लॉन मटेरियल है, टेफ्लॉन से कोट किया गया है ताकि ये परमानेंटली नेगेटिव चार्ज रहे, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, वो इसलिए किया गया है ताकि जब जब माइक्रोफोन काम करे तब हमें इसको बाहर से आउटपुट देने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। और जो डायफ्राम है ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। अब ये देखिए ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जब इस तरह होते हैं, ठीक है, तो ये क्या बनाता है, कैपेसिटर बनाता है, अगर आपको फिज़िक्स याद हो तो। ये बैक प्लेट और डायफ्राम के बीच यहाँ पर जो बम्प सा बना हुआ है, एक इसको क्या कहते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर्व है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही लाइट सा स्पेस है, ठीक है। ये साथ जुड़े हुए नहीं है, यहाँ पर स्पेस है, ठीक है। स्पेस किस लिए है अभी वो भी आपको पता चल जाएगा।
अब क्या होता है जब साउंड इनलेट पोर्ट से आता है अंदर माइक्रोफोन के अंदर, तो वो डायफ्राम को स्ट्राइक करता है। डायफ्राम को स्ट्राइक करने के रिज़ल्ट में क्या होता है, डायफ्राम में मूवमेंट होती है, पर्टिकुलरली वाइब्रेशंस होती है, ठीक है। वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है डायफ्राम, ठीक है। अब डायफ्राम वाइब्रेट करेगा तो इसका क्या मतलब है, ये इलेक्ट्रोड से इसका डिस्टेंस वेरी करेगा, ठीक है। कभी ये मीन पॉइंट पर होगा, कभी इसका डिस्टेंस बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा कम होगा, ठीक है। वाइब्रेशन में बेसिकली ऐसे होता है ना। अब इसी वाइब्रेशन की वजह से एक आउटपुट सिग्नल आता है, वो आउटपुट सिग्नल है वोल्टेज, ठीक है। इसी डायफ्राम की मूवमेंट की वजह से वोल्टेज क्रिएट होता है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था माइक्रोफोन में कि एक लीनियर वे में काम करता है, जितना ज़्यादा साउंड रिसीव करता है, साउंड प्रेशर रिसीव करता है, इतना ज़्यादा वोल्टेज क्रिएट होता है। तो ये यही है बेसिकली कि जितना ज़्यादा डायफ्राम की मूवमेंट होगी उतना ज़्यादा वोल्टेज क्रिएट होगा। यहाँ पर ये वोल्टेज जो है ना, सिग्नल है, यही इसका प्रिंसिपल है। इसी तरह ये साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। माइक्रोफोन्स बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। एक डायरेक्शनल माइक्रोफोन होता है और दूसरा ओमनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन होता है। डायरेक्शनल माइक्रोफोन के नाम से ही हमें थोड़ा सा आइडिया होता है कि ये पर्टिकुलर डायरेक्शन, पर्टिकुलर किसी एंगल से या किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से साउंड पिक करता है और उस एंगल या उस डायरेक्शन के अलावा जो साउंड्स आती हैं उनको सप्रेस करता है, ठीक है। डायरेक्शनल माइक्रोफोन को डिज़ाइन करने का ये मकसद भी यही था और यही है कि कुछ पर्टिकुलर एंगल से साउंड पिक हो जाए और जो बाकी जो अनवांटेड साउंड है या फिर बैकग्राउंड जो साउंड है, बैकग्राउंड नॉइज़ है, उसको सप्रेस करें। माइक्रोफोन्स की डायरेक्शनैलिटी को एक पर्टिकुलर चार्ट पे प्लॉट किया जाता है, ठीक है। उसको नाम दिया गया है पोलर सेंसिटिविटी पैटर्न। ये पोलर सेंसिटिविटी पैटर्न है, ये सर्कल्स जो पीछे मेंशन किए गए हैं, ठीक है। इसको कहते हैं पोलर सेंसिटिविटी पैटर्न। और इसके ऊपर जो रेड हुआ है हार्ट शेप में, यह है कार्डियोइड सेंसिटिविटी पैटर्न। कार्डियोइड सेंसिटिविटी पैटर्न एक पर्टिकुलर पैटर्न है जो माइक्रोफोन की डायरेक्शनैलिटी को डिफ़ाइन करने के लिए या माइक्रोफोन की डायरेक्शनैलिटी के प्रिंसिपल को इम्पोज करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। कार्डियोइड सेंसिटिविटी पैटर्न का जो बेसिक फंक्शन है, ये साउंड को फ्रंट से पिक करता है, ठीक है, और आसपास के जो साउंड्स हैं उनको सप्रेस करता है, उनको ये एज बैकग्राउंड नॉइज उसको कंसिडर करता है और उसको सप्रेस करता है। सेम कार्डियोइड का मतलब कार्डियो से बना हुआ है, हार्ट, ठीक है। हार्ट शेप में इसको बनाया गया है, तो इसलिए इसको कहते हैं कार्डियोइड सेंसिटिविटी पैटर्न। डायरेक्शनल माइक्रोफोन्स मतलब क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है डायरेक्शनल माइक्रोफोन्स की। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जिनको सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है उनमें कई वीकनेसेस होती है, मल्टी फैसेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है। जिसमें अगर आपको याद हो तो मैंने जिक्र किया था टेम्पोरल रेजोल्यूशन का। टेम्पोरल रेजोल्यूशन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस जिनको होता है उनमें डिक्रीज्ड होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। मतलब कि हाई इंटेंसिटी जो आवाज़ें हैं वो लो इंटेंस आवाज़ों को मास्क कर देती हैं, जिसकी वजह से उनको सुनने में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और उनको कॉम्प्रिहेंशन में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अब यही होता था बेसिकली, इसी प्रॉब्लम को कम करने के लिए डायरेक्शनल माइक्रोफोन्स बनाए गए हैं। टेम्पोरल रेजोल्यूशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता है, मतलब डिक्रीज्ड टेम्पोरल रेजोल्यूशन, वो मोस्टली नॉइज़ी इन्वायरमेंट्स में होता है या वहाँ पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हैं या कोई फंक्शन है या मतलब बाहर इन्वायरमेंट में, ठीक है। ऐसे कंडीशंस में जिन लोगों को हियरिंग लॉस होता है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं आवाज़ को सुनने में, आवाज़ को समझने में। तो इस प्रॉब्लम को पर्टिकुलरली डिक्रीज़ करने के लिए, इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए माइक्रोफोन्स में डायरेक्शनैलिटी डिफ़ाइन की गई है, ताकि ये ऐसे करे कि जो फ्रंट पे जो बंदा बोल रहा है, ये जो सामने जो है वो जो बोल रहे हैं, उनकी आवाज़ें पिक करे माइक्रोफोन, और जो बाकी जो बैकग्राउंड है या फिर पीछे से आगे पीछे से जो आवाज़ें आ रही हैं
उसको सप्रेस करे ताकि अंडरस्टैंडिंग हो, आवाज़ की इंटेलिजिबिलिटी हो, वो बंदा समझ सके एंड देन रिस्पॉन्स कर सके और अपने आप को कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व कर सके। ये है बेसिकली डायरेक्शनल माइक्रोफोन्स हेयरिंग एड पे इस तरह के दिखते हैं। एक फ्रंट पर होता है, एक बैक पर होता है, ठीक है। ये जो बैक पर जो माइक्रोफोन है इसके ऊपर इसके अंदर लगा हुआ है अकॉस्टिक डैम्पर, ये डैम्प करता है, उन आवाज़ों को सप्रेस करता है और जाते दोनों एक ही डायफ्रेम के अंदर ही जाते हैं, एक ही डायफ्रेम में जाके टकराते हैं, ठीक है। ये बेसिकली ये आप फ़िलहाल आप यही समझें कि हेयरिंग एड के ऊपर जब आपको हाथ में हेयरिंग एड दिया जाए, आपसे पूछा जाए आप कि डायरेक्शनल ये माइक्रोफोन डायरेक्शनल है या नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि इस हेयरिंग एड के ऊपर एक ही माइक्रोफोन है या दो हैं, तो आप फ़ौरन उसको इंडिकेट कर सकें। उसके बाद है ओमनी डायरेक्शनल। ओमनी डायरेक्शनल इज़ ऑपोजिट ऑफ डायरेक्शनल माइक्रोफोन्स। ओमनी डायरेक्शनल 360 डिग्री एंगल से आवाज़ें पिक करता है, वो सारे एंगल से आवाज़ पिक करता है, कोई इसमें आवाज़ की सप्रेशन नहीं होती। हेयरिंग एड पे एक ही माइक्रोफोन होता है ओमनी डायरेक्शनल, और या वो ऑल डायरेक्शन से आवाज़ पिक करता है और उसको नॉन डायरेक्शनल भी कहते हैं। और अगर इसको हम पोलर सेंसिटिविटी पैटर्न पर प्लॉट करें इसकी डायरेक्शनलिटी को तो ये एक सर्कल में ही हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये 360 डिग्री एंगल से आवाज़ को पिक करते हैं। इसके बाद है एम्पलीफायर्स। अगेन बेसिक कंपोनेंट है हेयरिंग एड्स के अंदर। एम्पलीफायर्स का बेसिक फंक्शन होता है ये सिग्नल को इन्हांस करता है, ठीक है। जो ओरिजिनल सिग्नल है इसको बड़ा करता है, उसकी एम्पलीट्यूड को बड़ा करता है, उसको इन्हांस करता है, ठीक है। ये बेसिकली उस सिग्नल को इन्हांस करता है जो माइक्रोफोन ने कन्वर्ट करके एम्पलीफायर के अंदर सेंड किया, ठीक है। ये बैटरी पावर्ड होता है, जो हम हेयरिंग एड में बैटरी डालते हैं वो एक्चुअली एम्पलीफायर को पावर करता है, ठीक है। जितना ज़्यादा उसको बैटरी वोल्टेज देगा, जितना ज़्यादा एम्पलीफायर को पावर देगा, उतना ज़्यादा एम्पलीफायर सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, इन्हांस करेगा, it makes the signal bigger than original. एम्पलीफायर के अंदर मैकेनिज़म्स होती हैं, वर्किंग मैकेनिज़म्स, ठीक है। एक का नाम है पिक क्लिपिंग एंड डिस्टॉर्शन और दूसरे का नाम है कंप्रेशन। हम लोग भी पढ़ते आए हैं, आप लोग भी पढ़ते आए हैं कि एम्पलीफायर में एक लीनियर एम्पलीफिकेशन होती है, एक नॉन लीनियर एम्पलीफिकेशन होती है, ठीक है। उन डेफिनेशंस को या उन पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर नहीं डाला, क्योंकि ये एक वैग आइडिया है एम्पलीफायर के लीनियरली एम्पलीफाई करता है, ठीक है। कोई भी एम्पलीफायर लीनियरली एम्पलीफाई नहीं करता, ठीक है। वो हर सिग्नल को मतलब उसका डबल या ट्रिपल गेन नहीं देता, क्योंकि सबसे पहले तो ये वोल्टेज इसको मिलता है, ठीक है। ये कोई इंडिपेंडेंटली काम नहीं करता, पावर के ऊपर ये डिपेंडेंट है, वोल्टेज के ऊपर ये डिपेंडेंट है। जितना ज़्यादा इसको वोल्टेज मिलेगा उतना ज़्यादा एम्पलीफाई करेगा, ठीक है। लेकिन अगेन वो जो लीनियर एम्पलीफिकेशन वाली टर्मिनोलॉजी है वो वैग है, ठीक है। वो मुझे पर्सनली वो बहुत वैग लगती है। तो पीक क्लिपिंग एंड डिस्टॉर्शन ये एक मैकेनिज़्म है एम्पलीफायर्स के अंदर। एम्पलीफायर्स के अंदर क्या करते हैं बेसिकली जो इंजीनियर्स हैं, जो हेयरिंग एड को इंजीनियर करते हैं वो एक कट ऑफ रखते हैं कि ये सिग्नल यहाँ तक फॉर एग्ज़ाम्पल 40 dB तक, एग्ज़ाम्पल 40 dB हमने रखा, 40 dB तक सिग्नल को इन्हांस करेगा, एम्पलीफाई करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा, ठीक है। या वो बैटरी जितना उसको पावर दे रहा है उस लिमिट तक करेगा, उससे बियॉन्ड जो सिग्नल आएगा उसको एम्पलीफाई नहीं करेगा। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि बड़ा सिग्नल भी आता है, ठीक है, उस लिमिट को क्रॉस करता है, उस एम्पलीफिकेशन के लिए जो एक कट ऑफ रखा है उसको उसके बियॉन्ड चला जाता है, उस लिमिट को क्रॉस कर देता है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या करता है एम्पलीफायर, उन पीक्स को क्लिप करता है, मीन्स कि पीक्स को कट करता है। वो पीक्स जो लिमिटेशंस के अबाव गई हैं या उसके बियॉन्ड गई हैं, इनको क्लिप करता है।
मीन्स उनको कट करता है, रिमूव करता है। ये देखें पिक्चर में, डायग्राम में ये जो ऊपर है एम्पलीट्यूड रेड सिग्नल जो है वो ओरिजिनल सिग्नल है, ठीक है। ये ओरिजिनल सिग्नल है, इसको एम्पलीफायर में भेजा, ठीक है। अब इसने एम्पलीफाई किया। ये देखें 2.5 मिली सेकेंड्स एंड 3 एंड 2.5 मिली सेकेंड से आगे जो भी सिग्नल था वो एम्पलीफायर के रेंज से अबव था, तो इसने क्या किया, उसको पीक क्लिप किया, उसके पीक्स को कट कर दिया। कट करने की सूरत में क्या हो गया, वो जो वेव था, वेव की जो ओरिजिनलिटी थी वो नहीं रही, ठीक है। अब देखें ऊपर ये था सेमी सर्कल था, साइन वेव था, ठीक है। ऊपर इसके जो पीक्स थे वो सर्कुलर थे, लेकिन उसके क्या कहते हैं, उसकी लिमिटेशंस ज़्यादा होने की वजह से एम्पलीफायर ने उस पीक्स को कट किया और रिज़ल्ट में हमें क्या मिला, वो सर्कुलर नहीं रहा, वो देखिए स्ट्रेट सा लाइन बन चुका है। अब जो ये स्ट्रेट सा लाइन बन चुका है ना, इसको कहते हैं डिस्टॉर्शन प्रोडक्ट। जो पीक क्लिप करने के बाद जो हमें सिग्नल आया है वो है डिस्टॉर्शन प्रोडक्ट। अब आपने ये कंफ्यूज नहीं करना कि ये जो रेड डॉट्स हैं इनको डिस्टॉर्शन प्रोडक्ट नहीं कहना, ठीक है। ये इमेजिनरी लाइंस हैं। इसका ये मतलब है कि अगर सिग्नल पीक क्लिप नहीं होता एम्पलीफायर के अंदर तो ये ओरिजिनली सिग्नल ऐसा दिखता, बल्कि डिस्टॉर्शन एक्चुअली ये जो लाइंस बन गए हैं, वेव की ओरिजिनलिटी नहीं रही है, इसको कहते हैं डिस्टॉर्शन। सारे एम्पलीफायर्स में ऑलमोस्ट किसी हद तक डिस्टॉर्शन होता है, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, ठीक है। लेकिन डिस्टॉर्शन कोई अच्छा प्रोसेस नहीं है या अच्छा मैकेनिज़्म नहीं है। जब डिस्टॉर्शन क्या करता है, डिस्टॉर्शन में बेसिकली वो सिग्नल्स कट हो गए हैं, ठीक है। हो सकता है उसमें स्पीच सिग्नल्स हो सकता है उसमें इम्पोर्टेंट साउंड सिग्नल्स हो, ठीक है। तो वो नहीं सुनाई देंगे, ठीक है। वो डिस्टॉर्शन क्रिएट होगा और स्पीच की इंटेलिजिबिलिटी कम होगी, और साथ साथ जितना ज़्यादा सिग्नल पीक क्लिप होता है उतना ज़्यादा आवाज़ की क्वालिटी भी कम होती है। उसके बाद है कंप्रेशन एम्पलीफायर्स। कंप्रेशन एम्पलीफायर्स एक्चुअली नॉन लीनियर एम्पलीफिकेशन इसको कह सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे है जैसे कि ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। ये ऐसे ही है जैसे कि आपने कुछ पहना हुआ है, ठीक है। आपने आपने MP3 लगाया हुआ है और आवाज़ अचानक से किसी साउंड नोट पर बहुत ज़्यादा आवाज़ इंक्रीज़ हो गई है, तो आपको इरिटेशन हो गई, फ़ौरन से आपने वॉल्यूम कम कर दिया, ठीक है। कंप्रेशन एम्पलीफायर बिल्कुल इसी तरह काम करता है। ये हर फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग गेन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और अगर इसमें भी लिमिट्स होती हैं, अगर वो उस लिमिट को क्रॉस करे तो वो ऑटोमेटिकली गेन को कम कर देता है, बजाय के उस सिग्नल को क्लिप करता है, रिमूव करता है, ऐसा नहीं करता, बल्कि गेन को कम करता है, मीन्स कि उस एम्पलीफिकेशन को ही डिक्रीज़ कर देता है। और इसके मैकेनिज़्म को कहते हैं ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल और ऑटोमेटिक वॉल्यूम कंट्रोल। ये कुछ इसका है इमेज या फिर डायग्राम। तो अब ये देखिए, शुरू में लेस से लो फ्रीक्वेंसीज़ पर, लो फ्रीक्वेंसी जो सिग्नल था बहुत ही लो था, ठीक है। लो था तो इसने इसको ज़्यादा इन्हांस किया है, ठीक है। और जो आगे है हाई फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल था कंसिडरेबली ज़्यादा था, बड़ा था, तो ठीक है। इसको नॉन लीनियरली एम्पलीफाई नहीं किया, बल्कि एक ज़रूरत के मुताबिक किया है, ठीक है। ये इसका डबल नहीं है या ट्रिपल नहीं है, जैसे कि उसमें हो गया था, पीछे पिक क्लिपिंग में हुआ था, ठीक है। इसमें जहाँ पर जितनी ज़रूरत होती है, जिस फ्रीक्वेंसी पर जितनी गेन की ज़रूरत होती है, उतना ये गेन प्रोवाइड करता है ये एम्पलीफायर, कंप्रेशन एम्पलीफायर। ये जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया MP3 प्लेयर का, या कोई साउंड का, या मोबाइल फ़ोन अगर आप सुन रहे हैं, ठीक है। ऐसे जैसे आवाज़ इंक्रीज़ हो गई और आपने उसके वॉल्यूम को कम किया, ठीक है।
वॉल्यूम कम करने की सूरत में ऐसा नहीं होगा कि आप वो जो पूरा नोट है वो मिस नहीं करते हैं, नहीं करते ना, या उस पूरे लिरिक को मिस नहीं करते, बल्कि उसका जस्ट आपने वॉल्यूम कम कर दिया। जस्ट लाइक दैट कंप्रेशन या कंप्रेसर बिल्कुल इसी तरह फंक्शन करता है। um, उसके बाद है फ़िल्टर्स। फ़िल्टर्स अगेन ये बेसिक कंपोनेंट है हेयरिंग एड्स का, जो बहुत एनालॉग में भी यूज़ होता है, डिजिटल हेयरिंग एड्स में भी यूज़ होता है। फ़िल्टर्स का बेसिकली काम है कि ये वांटेड जो सिग्नल्स हैं, जो आप समझते हैं कि जो वांटेड हैं, उनको पास करता है, और जो अनवांटेड हैं, जो आप समझते हैं कि इन सिग्नल्स की ज़रूरत नहीं है, इन सिग्नल्स पे एम्पलीफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, तो उनको रिस्ट्रिक्ट करता है, उनको ब्लॉक कर देता है, या उनको बहुत ही कम आगे पास करता है। बेसिकली जो फ़िल्टर्स का काम है ना, वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ पे डिफरेंट गेन प्रोवाइड करता है। कि जैसे कि अगर हाई फ्रीक्वेंसीज़ पे फ़िल्टर प्लेस हुआ है, तो वो हाई फ्रीक्वेंसीज़ पे गेन प्रोवाइड करेगा। लो फ्रीक्वेंसीज़ पे अगर प्लेस है तो लो फ्रीक्वेंसीज़ पे गेन प्रोवाइड करेगा। पर्टिकुलर अगर रेंज पर है तो पर्टिकुलरली उस फ्रीक्वेंसी रेंज पर गेन प्रोवाइड करेगा। तो फ़िल्टर्स बेसिकली 4 टाइप के होते हैं: हाई पास फ़िल्टर्स, लो पास फ़िल्टर्स, बैंड पास फ़िल्टर्स एंड बैंड स्टॉप फ़िल्टर्स। हाई पास फ़िल्टर्स जो होते हैं वो हाई फ्रीक्वेंसीज़ पे ज़्यादा गेन प्रोवाइड करते हैं, और लो फ्रीक्वेंसीज़ पे कंसिडरेबली कम गेन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जिस हेयरिंग एड में अगर हम हाई पास फ़िल्टर अप्लाई करते हैं, मतलब हाई फ्रीक्वेंसीज़ को ज़्यादा गेन प्रोवाइड करते हैं थ्रू फ़िल्टर्स, तो वहाँ उसकी आवाज़ श्रिल सी होती है, शार्प सी होती है। ठीक है, ऐसे जैसे विसल की आवाज़ हो गई, या फिर चीखने की आवाज़ हो गई। उसके बाद होते हैं लो फ़िल्टर्स लो फ्रीक्वेंसीज़ पे ज़्यादा गेन प्रोवाइड करते हैं, और हाई फ्रीक्वेंसीज़ पे कम गेन प्रोवाइड करते हैं। तो जहाँ पर लो पास फ़िल्टर्स अप्लाई होती हैं लो फ्रीक्वेंसीज़ पर, तो उसकी आवाज़ उस हेयरिंग एड में जो आवाज़ आएगी वो बूमी क्वालिटी की होगी, मफल्ड सी आवाज़ आएगी। ऐसे जैसे बेस, जैसे वो फ़र्ज़ में बेस अगर आप देखें, आप बढ़ाते हैं तो उसमें एक डिफरेंट आवाज़ की सेंसेशन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इस काइंड ऑफ इस तरह की आवाज़ प्रोड्यूस होती है जहाँ पर लो पास फ़िल्टर्स अप्लाई की जाती हैं। उसके बाद है बैंड पास फ़िल्टर्स। बैंड पास फ़िल्टर्स एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बैंड पर प्लेस किया जाता है। इसका मतलब ये है कि वो कोई भी हो सकता है, या वो हाई फ्रीक्वेंसीज़ या लो फ्रीक्वेंसीज़ या फिर मिडल फ्रीक्वेंसीज़, या उन कॉम्बिनेशन हो सकता है। मतलब किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज को सेलेक्ट किया और वहाँ पर अप्लाई किया। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर रेंज पर ये गेन प्रोवाइड करेगा, और बाकी जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं उनकी गेन को रिड्यूस करेगा। और उसके बाद है बैंड स्टॉप फ़िल्टर्स। बैंड स्टॉप फ़िल्टर्स में भी यही होगा कि अगर हम बैंड स्टॉप फ़िल्टर किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज पर लगाएंगे, तो वो आवाज़ को उस एरिया में वो जो फ्रीक्वेंसी रेंज कवर हो रहा है उसके गेन को रिस्ट्रिक्ट करेगा, और जो बाकी जो है फ्रीक्वेंसीज़ हैं उसको आगे पास करेगा। ठीक है, उसकी गेन को मतलब आगे पास करेगा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, सॉरी एग्जांपल्स नहीं हैं, बल्कि ये इसके ब्लॉक डायग्राम्स हैं, ग्राफ्स हैं। तो ये इस तरह के होते हैं। ये देखें, ये हाई पास फ़िल्टर है, हाई फ्रीक्वेंसीज़ पे इसने गेन ज़्यादा प्रोवाइड किया है, लो फ्रीक्वेंसीज़ पे नहीं, लो फ्रीक्वेंसीज़ कम है। ठीक है, और लो फ्रीक्वेंसी आप देखें, लो पास देखें, लो पास सेकंड जो पिक्चर है, लो फ्रीक्वेंसीज़ पर ज़्यादा गेन प्रोवाइडेड है और हाई फ्रीक्वेंसीज़ पे कम है। इसी तरह बैंड पास है, ये बीच में मिडिल फ्रीक्वेंसीज़ पर इसने गेन प्रोवाइड किया है और बाकी जो है उसको सप्रेस किया है। और ये बैंड स्टॉप देखें इसी तरह, और ये आर्बिट्ररी शेप्ड है, ये रैंडम फ्रीक्वेंसीज़ पर अप्लाई किया गया है।
बेसिकली फ़िल्टर्स टोन कंट्रोल हैं, ठीक है, टोनल कंट्रोल के लिए यूज़ होती हैं। जब आप हेयरिंग एड के प्रोग्रामिंग की तरफ जाएंगे ना, जब आप ख़ुद हेयरिंग एड के साथ चढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको ये बहुत बेहतर और बहुत इजी लगेंगी, बहुत अच्छी तरह से समझ आएंगी। इसमें से बस ये होता है कि आवाज़ की वो टोनल क्वालिटी, टिम्बर जो कहते हैं उसको चेंज करता है, ठीक है। जहाँ पर लो पास फिल्टर अगर आप अप्लाई करेंगे तो यही बातें हैं जो अभी मैंने की है कि आवाज़ हार्ड सी होती है, एको टाइप की आवाज़ बन जाती है। जहाँ पर हाई पास फिल्टर अप्लाई किया जाए आवाज़ श्रिल सी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये प्रैक्टिकल पर आप जब जाएंगे ना तो ये चीज़ें बहुत आपको इजी लगेंगी। अब जो नेक्स्ट बेसिक कंपोनेंट है हेयरिंग एड का वो है रिसीवर। रिसीवर बेसिकली ट्रांसड्यूसर है, ठीक है। इसका काम क्या है, ऑपोजिट है माइक्रोफोन का। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कैसे करता है, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या है इसका, हम देखते हैं। रिसीवर का प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन देखने से पहले हमें रिसीवर की कंस्ट्रक्शन का पता होना चाहिए कि रिसीवर बेसिकली बना किस तरह है, ठीक है। रिसीवर के इस इमेज पे थोड़ा सा अगर आप फोकस करें तो इसमें क्या चीज़ें, एक डायफ्राम है, मैग्नेट्स हैं 2 परमानेंट, कॉइल है और आर्मेचर है और एंकर पॉइंट है। आर्मेचर बेसिकली थिन मेटल प्लेट है, बहुत ही थिन है, इतना कि ये बेंड भी हो सकता है, मतलब ज़रा सा इसमें मोमेंट हो जाए तो ये मतलब ये बैंड इतना फ्लेक्सिबल होता है, कहने का मकसद है। इसके अलावा 2 परमानेंट मैग्नेट्स हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। एंकर पॉइंट्स हैं, एंकर पॉइंट्स इस सबको होल्ड करता है, एंकर करता है, ठीक है। और कॉइल है इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए। अब काम कैसे होता है माइक्रोफोन रिसीवर के अंदर, रिसीवर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होता है कॉइल के थ्रू। कौन सा इलेक्ट्रिसिटी, वो जो माइक्रोफोन ने जनरेट किया था, ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, करंट पास होता है। वो करंट पास होने की वजह से जो आर्मेचर है, थिन प्लेट ऑफ मेटल, ये टेम्परेरी मैग्नेट बन जाता है, ठीक है। एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर लाइक ट्विन सिस्टर्स, ठीक है। जहाँ पर मैग्नेट है वहाँ पर, जहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, ठीक है। ये सारे फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा साथ साथ चलते हैं, दे आर लाइक कॉइन के 2 साइड्स हैं, ठीक है। ये इनसेपरेबल हैं, ये हमेशा साथ साथ होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कॉइल से पास होने की वजह से ये जो मेटल है, ये कंडक्टर है ना बेसिकली, तो ये क्या बन गया, टेम्परेरी मैग्नेट बन गया, मीन्स कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने की वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने की वजह से जो परमानेंट मैग्नेट्स थे, जो जिनका एक मैग्नेटिक फील्ड, जो परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड था, उसके साथ ये इंट्रैक्शन करता है, ठीक है। उस इंट्रैक्शन की वजह से ये आर्मेचर क्या होता है, कभी रिपल होता है, कभी अट्रैक्ट होता है, कभी रिपल होता है, कभी अट्रैक्ट होता है। वो क्यों होता है, कैसे होता है। बेसिकली जो करंट पास हुआ है आर्मेचर जो कॉइल से आर्मेचर, जिसने आर्मेचर को टेम्परेरी मैग्नेट बनाया, वो ऑल्टरनेटिंग करंट है। और ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, जिसकी डायरेक्शंस चेंज होती रहती हैं, ठीक है। डायरेक्शंस चेंज होने का मतलब है इसकी पोलैरिटी चेंज होती है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब इसकी पोलैरिटी चेंज होने की वजह से जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड पर भी इफेक्ट पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड की ओरिएंटेशन भी चेंज होगी, ठीक है। चेंज होने की वजह से वो जो परमानेंट मैग्नेट थे वो क्या करेगा, इसको कभी रिपल करेगा, कभी अट्रैक्ट करेगा, रिपल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो गया, आर्मेचर में वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो गई। अब हमारा काम है, या रिसीवर का काम है कि इन वाइब्रेशंस को डायफ्रेम तक पहुंचाए, ताकि डायफ्रेम में मूवमेंट हो, डायफ्रेम में वाइब्रेशंस हो, और वो वाइब्रेशंस साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। अब वो वाइब्रेशंस डायफ्राम तक कैसे जाती हैं, ड्राइविंग पिन के थ्रू। ये जो ड्राइविंग पिन है ना, ये आर्मेचर के साथ अटैच हुआ है, ठीक है।
अब आर्मेचर वाइब्रेट करेगा तो जाहिर सी बात है ड्राइविंग पिन भी वाइब्रेट करेगा, और ड्राइविंग पिन वाइब्रेट करेगा तो डायफ्रेम वाइब्रेट करेगा। डायफ्रेम की वाइब्रेशन की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। जस्ट लाइक स्पीकर, अगर आप स्पीकर को खोल के देखें कभी, अगर आपके घर में कोई ख़राब सा वूफर पड़ा है, देखें उसको तोड़ के देखें, उसमें से मैग्नेट आपको नज़र आएगा और वो सारी उसकी सर्किट्स नज़र आएंगी, ठीक है। तो वो आप उसको थोड़ा सा डीपर लेवल पर अगर आप देखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें वही हैं जो मैंने एक्सप्लेन की हैं, ये आप लोग रीड कर लीजिएगा। उसके बाद है बैटरीज़। अगेन बेसिक कंपोनेंट है, इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। बैटरी का बेसिक फंक्शन यही है कि हेयरिंग एड को पावर करना, ठीक है। हेयरिंग एड को हेयरिंग एड को वोल्टेज देना, सोर्स देना, ताकि हेयरिंग एड काम कर सके, उसकी जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं वो फंक्शन कर सकें, ठीक है। बैटरीज़ में बेसिकली हम 4 चीज़ें देखते हैं: बैटरी की वोल्टेज, बैटरी की कैपेसिटी, बैटरी का मैक्सिमम करंट जो वो सप्लाई कर सकता है, और उसका फ़िज़िकल साइज़। हेयरिंग एड की जो बैटरीज़ होती हैं वो बेसिकली जिंक एंड ऑक्सीजन से बनी होती हैं। बैटरी क्या होता है, उसका एक साइड पॉजिटिव, एक साइड नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव। तो उसका जो एक जो पॉजिटिव साइड है वो जिंक से बना है और ऑक्सीजन से उसका नेगेटिव साइड बना है। अब इसकी चार्जेस को देख लीजिएगा, ठीक है। जिंक पे कौन सा चार्ज है और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है, फिर इसको आप लोग रिलेट कर दीजिएगा। मेरे जहन से ये स्किप हो चुका है, ठीक है। मैं आपको ये कंफर्म नहीं कर पा रही, लेकिन इतना आप लोगों ने जहन में रखना है कि इसका एक साइड बैटरी का, जो हेयरिंग एड के जो पर्टिकुलर जो बैटरीज़ हैं उसका एक साइड जिंक का है, जिंक से बना हुआ है, और दूसरा ऑक्सीजन से बना हुआ है। इसी वजह से जो हेयरिंग एड के बैटरीज़ हैं ना, उनको जिंक एयर बैटरीज़ कहा जाता है। जो जिंक एयर बैटरीज़ हैं पर्टिकुलरली हेयरिंग एड के अंदर, उसकी जो वोल्टेज है वो 1.4 वोल्ट्स है। वोल्टेज को वोल्ट्स में मेजर किया जाता है, तो बेसिकली इसकी वोल्टेज कैपेसिटी 1.4 है। ये तब तक 1.4 है जब तक आप यूज़ नहीं करते, जब तक वो अपने पैक में है, उसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ है। लेकिन जब आप वो स्टिकर उठा के हेयरिंग एड के अंदर डालते हैं तो उसकी वोल्टेज ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, और वो 1.25 वोल्ट से मतलब उसका फंक्शन स्टार्ट होता है। मतलब ये जो 4 से 2.5 जितना डिक्रीज़ हो गया, वो जब तक आपने हेयरिंग एड के अंदर डाला तो वो वैसे ही डिप्लीट हो जाता है। जिंक एयर बैटरीज़ के कुछ ड्रॉबैक्स होती हैं, वो इस तरह के, ये फ़ौरन से डिप्लीट हो जाती हैं, और अगर ये हाफ़ भी हो जाए ना, इसकी वोल्टेज आधी ही हो जाए, तो ये हेयरिंग एड काम नहीं करता। हेयरिंग एड की आवाज़ या तो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, या उसमें आवाज़ क्लियर नहीं होती, ठीक है, या वो फंक्शन ही नहीं करता। तो इसकी डिप्लेशन फ़ौरन से हो जाती है। इसकी वोल्टेज अगर आधी हो तो उसके बाद ही फ़ौरन से ड्रॉप करता है, फ़ौरन से। तो इसी वजह से हेयरिंग एड की बैटरीज़ को भी बार बार इसीलिए रिप्लेस किया जाता है, ताकि, क्योंकि इसकी डिप्लेशन जो रेट है ना वो ज़्यादा है, तेज़ी से होता है। जब हम हेयरिंग एड के बैटरीज़ को डील करते हैं ना, तो वो इसमें पर्टिकुलर नंबर्स होते हैं हेयरिंग एड्स के लिए। आप कोई भी रैंडम बैटरी उठा के किसी भी हेयरिंग एड में नहीं डाल सकते, ठीक है। तो हेयरिंग एड के जो बैटरीज़ हैं उनको नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 675 है जो सबसे बड़ी बैटरी होती है हेयरिंग एड्स के कॉन्टेक्स्ट में। उसके बाद 13 है, उसके बाद 312 है, उसके बाद A10 है, जिसको 10A और 230 भी कहते हैं, लेकिन ये पॉपुलरली A10 और 10A के नाम से जाना जाता है। और सबसे जो छोटी बैटरी होती है वो A5 होती है। बैटरी को सेल भी कहा जाता है। आप सेल भी कह सकते हैं, बैटरी भी कह सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और हर बैटरी के ऊपर लेबल्स लगी होती हैं, ठीक है। PR44 फॉर 675, PR48 फॉर 13, PR41 फॉर 312। तो ये कुछ इसकी लेबल्स हैं। उसके अलावा कैपेसिटी, हर बैटरी की अपनी कैपेसिटी होती है, ठीक है। अब 675 जो बैटरी है उसकी कैपेसिटी होगी 600,
ये जो इसका यूनिट है mAh मिली एम्पेयर है शायद, आई डोंट नो, प्लीज़ कंफर्म कीजिएगा. एंड देन 300 फॉर 13, 175 फॉर 312 एंड एट्सेट्रा. 675 अगर आपके पास बैटरी है तो आप वो किसी भी हेयरिंग एड टाइप में उठा के नहीं डाल सकते. हेयरिंग एड टाइप्स हमने पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, और उसकी इमेजेस भी आपने देखी थी, ठीक है. वो साइज़ में डिफ़र करते हैं, और जो हेयरिंग एड साइज़ में डिफ़र करते हैं तो उसकी बैटरी साइज़ भी चेंज होती है उसके साथ. तो जो 675 है वो सिर्फ़ और सिर्फ BTE के लिए एप्लीकेबल है. 675 आप सिर्फ BTE हेयरिंग एड्स में डाल सकते हैं, बिहाइंड द ईयर हेयरिंग एड्स के अंदर. और पर्टिकुलरली उसमें भी हाई पावर जो हेयरिंग एड्स होते हैं उसमें 675 बैटरी लगती है. उसके बाद 13 नंबर है. 13 नंबर आप BTE में भी डाल सकते हैं, मिनी BTEs के अंदर, और इन द ईयर में भी डाल सकते हैं. उसके बाद 312 है, वो आप BTE में भी डाल सकते हैं, मिनी BTEs, और इन द ईयर हेयरिंग एड में भी डाल सकते हैं, इन द कैनाल हेयरिंग एड में भी डाल सकते हैं. उसके बाद A10 है, वो आप CIC में डाल सकते हैं, और A5 है, और वो CIC में जो इनविजिबल जो हेयरिंग एड्स होते हैं, इनविजिबल इन कैनाल IIC पर्टिकुलरली, ठीक है. तो हेयरिंग एड जितना बड़ा होगा बैटरी साइज़ भी बड़ा होगा, ठीक है. हेयरिंग एड जितना छोटा होगा बैटरी साइज़ भी उसके मुताबिक छोटा होता है. ये पिक्चर्स हैं नीचे, ये देख सकते हैं आप. हेयरिंग एड की बैटरीज ऐसी होती हैं, और हर बैटरी पैक के ऊपर लिखा होता है बैटरी नंबर, ठीक है, और इसका अपने कलर कोड्स भी होते हैं. तो ये था आज का हमारा लेक्चर. आई होप आपने समझा होगा. तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हम हेयरिंग एड की जो न्यू फीचर्स हैं, न्यू टेक्नोलॉजी के फीचर्स हैं इंटीग्रेट हुए हुए, हम उसको डिस्कस करेंगे. तो आप ख़ुद भी देख लीजिएगा नए फीचर्स क्या क्या हैं और वो कैसे काम करते हैं. तो तब तक अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर.